हे प्रभु, हे राम, हे मेरे मालिक, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये कैसी दुविधान पड़ी है, ये कैसी विडंबना है। किसको चुनूं, किसको छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति कुछ ऐसी है कि फाइनल एग्जाम आने को है। 6 पेन है मेरे पास। एक पेन तो अभी नया लाया हूँ जो एकदम ठीक ठाक चल रहा है। एक पेन पुराना जरूर है लेकिन मक्खन की तरह बेहद तेज, बेहद स्मूथ चल रहा है। एक पेन काफी दिनों से अच्छा काम करता आ रहा है लेकिन आज तक मैंने उसे यूज ही नहीं किया। कंफ्यूजन इस बात से हो रही है कि अब उसे यूज करूं या नहीं। एक पेन मेरा सबसे पसंदीदा है लेकिन वो ढंग से चल ही नहीं रहा है। कभी चलता है तो कभी रुक जाता है, कभी स्याही फैला देता है। एक पेन तो ऐसा है जिस पर मैंने अंधा भरोसा किया पिछले 2 पेपर में और मुंह के बल धड़ाम से गिरा। मेन एग्जाम में वो पेन चला ही नहीं और अब ऐसे चमक रहा है मानो दुनिया का बेस्ट पेन हो। और जिसे बेस्ट समझ करके लाया था, कई बार मौका दिया, वो पेन हर बार मुझे निराश कर रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस पेन को लेना चाहिए और किसको नहीं। खैर ये तो एक माइक्रो सी प्रॉब्लम थी, बड़ी छोटी सी दिक्कत पर्सनल लेवल की, तो ये सॉल्व हो गई। लेकिन उस प्रॉब्लम का क्या जितने ग्रैंड लेवल की है कि पूरा देश, सभी फैंस और खुद बीसीसीआई हिल रखा है इसके सॉल्यूशन के चक्कर में। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर पेन की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है और एक नया क्लेश। हमारा तो हर बार का यही हो गया, नया वर्ल्ड कप, नए दुखड़े, नई प्रॉब्लम्स। कभी नंबर 4 की दिक्कत थी, कभी ऑफ स्पिनर नहीं होते थे, कभी हमारे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होते थे, कभी किसी को मच्छर काट गया, कभी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, कभी ऐसे स्पिनर नहीं मिल रहे जो तेज फेंकते हो। बड़ी बेहुदा सी परेशानियां थी पिछले वर्ल्ड कप में। लेकिन अब की बार हमारे पास विकेट कीपर ही श्योर नहीं है। कोई फिक्स नहीं हो रहा है कि किसे खिलाना चाहिए, किसे वर्ल्ड कप में लेकर के जाना चाहिए। जैसे मेरे पास 6 पेन थे, उसी तरह विकेट कीपर भी 6 है जिस बार वर्ल्ड कप की टीम के लिए अपना ऑडिशन दे रहे हैं। अब इनमें से किसको मौका मिलना चाहिए ये भी तो देखिए और जरा सोचिए, कुछ समझिए, कौन बेस्ट है, किसको देना रेस्ट है, इंजरी के बहाने किसकी कलाई मोड़नी है और किसकी टीम में जगह फोड़नी है। हमें से कई लोग पूछ चुके हैं कि कौन सा विकेट कीपर होना चाहिए हमारी वर्ल्ड कप टीम में, बेस्ट चॉइस कौन है। तो चलिए हम फैसला कर ही देते हैं। अब आप कहेंगे कि बोल तो ऐसे रहे हो कि मानो सिलेक्टर आप ही हो और जैसे हमारी ही बात सुनता है बीसीसीआई, हमारे ही कहने से चलता हो। कोई बात नहीं, हम कुछ भी नहीं है लेकिन हमको जो कहना है वो कह के रहेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो दोस्तों, घनी रिसर्च और जद्दोजहद के बाद ले देकर के ये 6 नाम है: ऋषभ पंत, ईशान किशन, केएल राहुल, जितेश शर्मा, दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन। अब एक एक करके सबके दावेदारी और केस को समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऋषभ पंत, जिस पर हमारी टीम ने बरसों से ट्रस्ट इन्वेस्ट किया है और भाई ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, मगर सभी फॉर्मेट में नहीं। नो डाउट टेस्ट क्रिकेट का बादशाह है लड़का, प्रूवन मैच विनर। लेकिन मसला यहाँ T20 का है जहाँ इनके आंकड़े बेहद ही ठंडे हैं। 0% इम्प्रेसिव। 66 T20 खेलने के बाद भी स्ट्राइक रेट महज 126 और एवरेज भी केवल 22। हालांकि इसमें रोल टीम मैनेजमेंट का भी तगड़ा था जिसने इनके साथ काफी छेड़छाड़ करी थी। जब नंबर 4 पर खेलते थे तो ओपनर बना दिया गया, जब ओपनिंग अच्छी करते तो 5 पर ला दिया गया और जब 5 की बारी आई तो हर बार हार्दिक को इनसे ऊपर खिला दिया गया। अब आईपीएल में तो ओवरऑल सब अच्छा है लेकिन जिस हादसे का ये शिकार हुए थे उस एक्सीडेंट के बाद अभी वापसी की इसी आईपीएल में और ऐसा लग रहा है कि ये वही फैंटास्टिक पंत है, वही सुपर टैलेंटेड बल्लेबाज है जिनके हम फैन हुआ करते थे। दीवानगी आज भी रहती है इनकी बैटिंग देखने के लिए, लेकिन इनकी बैटिंग में वो धार, वो रिदम, वो चार सब मिसिंग है। ले देकर के सिर्फ छटपटाहट, कंफ्यूजन और बेचैनी नजर आ रही है। वो साउंड तकनीकी, वो ऋषभ पंत वाली बात नजर नहीं आ रही है। नो डाउट इन्होंने 50 बनाए हैं लेकिन उस कॉन्फिडेंट के साथ नहीं, ये भरोसा नहीं दे रहे हैं। और बड़ी चेज में इनकी बैटिंग ने ही कई बार इनकी टीम को मरवा दिया। चाहे हाल ही में एसआरएच के खिलाफ देख लीजिए, टीम 267 का चेज कर रही थी और ये 125 के स्ट्राइक रेट से 44 रन बना करके आए। भाई ने सीजन 8 मैच में 254 रन बना दिए, जहाँ स्ट्राइक रेट भले ही 150 का हो पर कई बार वो टाइमिंग मिसिंग थी, लप्पे मारते नजर आए। हाँ, कीपिंग नंबर 1, मगर केस उतना स्ट्रांग है नहीं और एक्सीडेंट से अभी वापसी कर रहे हैं तो इतना रश करना उचित नहीं है। अब बात करते हैं ईशान किशन की। भाई वैसे तो मेंटल फैटिंग वाली कंट्रोवर्सी जब से सामने आई है, ऊपर से भाई रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने गए, लेकिन अंबानी साहब के बेटे की शादी में खूब रंग जमाया, उनके टूर्नामेंट में भी खेला है और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो भाई का पत्ता साफ हुआ। मुझे चीजें सही नजर आ रही हैं ईशान किशन के लिए, लेकिन अगर मैं ध्यान करूं मुंबई लॉबी का तो भैया कुछ भी पॉसिबल है। बात तो बन सकती है अभी भी, क्योंकि आईपीएल में तो ठीक ठाक बैटिंग की है, काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से कुछ अच्छी पारियां आई हैं ईशान के बल्ले से। विस्फोट तो हुआ है लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर वहीं आकर के खड़ा हो जाता है स्ट्राइक रेट का। इंटरनेशनल क्रिकेट में 32 T20 में इन्होंने भी स्वाहा ही किया है। स्ट्राइक रेट ऋषभ से भी बदतर, केवल 124 का और एवरेज 25 का। आईपीएल में भी ठीक ठाक सा ही स्ट्राइक रेट है, ऋषभ जैसा बहुत हाई नहीं, लेकिन इस बार आईपीएल में 7 मैच में बनाए इनके 192 रन है, वो भी 173 के स्ट्राइक रेट से। 50 चाहे सिर्फ एक आई हो, लेकिन टीम के लिए कुछ अच्छी इनिंग्स भी आई, कीपिंग भी अच्छी रही, फॉर्म ठीक ठाक है, कभी चलते तो कभी नहीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट से रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं है, जो मैं ये मान करके चलूं कि कुछ हो सकता है। भाई को तो मशक्कत करनी ही पड़ेगी, केस इनका भी उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। अब बात करते हैं केएल राहुल की। भाई सच कहूं तो जो गुड़ गोबर केएल ने 2021 और 2022 की T20 वर्ल्ड कप में किया, खैर 2023 तो ओडीआई वर्ल्ड कप था, लेकिन जितनी गंदी बैटिंग उस मैच में की, उसने ये साफ कर दिया था कि बंदा बड़े मैच का प्लेयर रत्ती भर भी नहीं है। परफॉर्म चाहे कभी कभी छोटी टीम के आगे कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करने लायक खिलाड़ी नहीं है। ऊपर से एक बात और,
हमने बात की है मिडिल ऑर्डर कीपर की। ईशान को तो यहाँ भी खिला देते हैं, लेकिन केएल राहुल ने तो पिछले वर्ल्ड कप में ओपनिंग की थी, पर बतौर कीपर नहीं। हालांकि अभी बतौर कीपर दावेदारी लेकर के आए हैं, मगर फिर भी ओपनिंग कर रहे हैं। ये मेरी समझ के परे है। जब नंबर ही 4 या 5 का होगा तो ओपनिंग क्यों कर रहे हैं? और ओपनिंग भी सहवाग या हेड स्टाइल नहीं, वही पुराना टुक टुक, पूरे पावर प्ले की ऐसी तैसी कर देने वाली। हालांकि 72 T20 में एवरेज अच्छा है 38 का, लेकिन स्ट्राइक रेट जो कभी 150 के करीब था तो उसमें बहुत डिप आया है 139 पर। 7 मैच में 286 रन बना चुके हैं आईपीएल में। स्ट्राइक रेट भी 143, एवरेज भी 41। लेकिन ओपनिंग करते हुए हमें ये नहीं पता है कि मिडिल ऑर्डर में क्या करेंगे। अब भरोसा नहीं रहा इन पर, तो भाई हाथ जोड़े। अगर ऑरेंज कैप भी जीत गए तो भी इनको मत लीजिएगा, वरना खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तो बात करते हैं जितेश शर्मा की। और अगर इस लिस्ट में सबसे कमजोर किसी की दावेदारी है तो जितेश है। जिनका परफॉर्मेंस रहा इस आईपीएल में, अगर मैनेजमेंट इनके मुंह पर भी मना कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब इन्होंने ऐसा प्राउड वाला किया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। ना तो स्ट्राइक रेट हाई है, सिर्फ 128, ना तो कोई 85 चढ़े, जरूरत के वक्त आउट हो गए। 7 मैच खेल गए, रन किए महज 115। अब ये तो कोई बात नहीं है। मान लिया कि बैटिंग बहुत नीचे आई, लेकिन कोई तो एक ढंग का कैमियो ही खेल देना था, मगर नहीं। T20 में हालांकि इनका एवरेज सिर्फ 14 का है, मगर स्ट्राइक रेट 147। अब क्योंकि प्रोबेबल्स में इनका नाम था तो डिस्कस करना बनता था, वरना भाई ने कुछ भी खास नहीं किया है। 5 नंबर पर आते हैं दिनेश कार्तिक। वैसे तो ये बंदा 2004 से खेलता आ रहा है। 2007 में हमारी इकलौती T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहा है। नहीं भाई, कोचिंग के लिए नहीं, बतौर प्लेयर ही नहीं टीम के लिए कह रहा हूँ। करीब 39 साल का यंगस्टर दिनेश कार्तिक। भाई ने इतने कमबैक कर दिए हैं तो एक और सही। अब सच कहें तो सबसे स्ट्रॉन्ग केस इन्हीं का बनता है भी। और भाई साहब ये सिवाय कमेंट्री के पूरे साल कुछ करते नहीं, ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट, ना कोई रणजी ट्रॉफी। पर असल में इन सबसे फैंस और सिलेक्टर्स को लेना ही क्या है, जब आईपीएल ही क्राइटेरिया है, ऊपर से T20 वर्ल्ड कप भी आने को तैयार है, तो यार बिना सोचे नहीं ले जाओ। वैसे तो एक आवाज अंदर से ये आती है कि चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो या 2022 का, डीके ने भी खूब नालायकी करी थी। वो 25 बॉल में केवल 4 रन सेमीफाइनल में। कमबैक 2018 में भी किया था, बांग्लादेश को तोड़ा था। कमबैक 22 में भी किया था, आरसीबी में आकर के तबाही भी मचाई थी। वो बात अलग है कि वर्ल्ड कप इनके साथ बेईमानी होगी। बैटिंग बेहद लेट आई, मौके उतने मिले नहीं, पूरा भरोसा भी कहां जाता है। लेकिन अब देख लो इस बार क्या रंग जमा रहे हैं। कभी 35 बॉल 83 रन, आईपीएल का सबसे लंबा 108 मीटर का छक्का। 2022 में तो 16 मैचों में इनके 330 रन थे। स्ट्राइक रेट था 183 का, लेकिन अब मात्र 7 मैच में 3 बार नॉट आउट गए। 205 के स्ट्राइक रेट से 226 रन, ताबड़तोड़ 75 के एवरेज से। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यूनियन पर एक और दांव खेल दिया जाए। दमदार फिनिशर, विशाल एक्सपीरियंस। अब इस लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं संजू सैमसन। भाई इस वक्त 2024 के आईपीएल की अगर लिस्ट उठाओगे ना तो टॉप 10 की लिस्ट में संजू सैमसन ही इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन मिलेंगे। भाई अलग किस्म की आग उगल रहे हैं। अब जिस फॉर्म में अभी हैं, कसम से इतिहास रच देंगे। 7 मैच में 276 रन, और सारे रन हाई स्ट्राइक रेट से भी आ रहे हैं और कंसिस्टेंसी से भी। 55 का एवरेज, 155 का ही स्ट्राइक रेट। ना तो ओपनिंग पे आ रहे हैं और ना सिर्फ फिनिशिंग, ओवरऑल उधेड़ रहे हैं। गेम चलाना भी जानते हैं और उड़ाना भी, सामने स्पिनर हो या पेसर, ये दोनों को जबरदस्त खेलते हैं। इस बार रन भी कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं, मगर आज तक कभी मैनेजमेंट का दिमाग काम नहीं किया और उन्होंने हमेशा इन्हें इग्नोर किया। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को जरूर जाना चाहिए। और संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक को अभी सिलेक्ट नहीं किया गया तो डीके का एक एक्सक्यूज ये भी आ सकता है कि कोई डोमेस्टिक नहीं खेला, लेकिन संजू ने तो रणजी भी खेला। और अगर अभी ने इग्नोर किया गया तो समझ जाना किस लेवल की पॉलिटिक्स इंडियन क्रिकेट में है। तो भाई इन दोनों के अलावा कोई तीसरा डिजर्व नहीं करता है। बैकअप में ले जा सकते हैं, लेकिन स्क्वाड में अगर इन्हें ना लिया गया तो भाई साहब इस बार भी ट्रॉफी भूल जाइए। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। आपके दिमाग में क्या इन सब के अलावा और भी कोई नाम है, और इन 6 में से आपको क्या लगता है कौन परफेक्ट है, किसको जाना चाहिए वर्ल्ड कप में? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।